एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टेट इमरजेंसी के बारे में जानेंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने नेशनल इमरजेंसी के बारे में पूरे केस लॉस के साथ चर्चा की थी, लेकिन आज की इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हुए स्टेट इमरजेंसी पढ़ेंगे और साथ ही हम थोड़ा सा फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए स्टेट इमरजेंसी, क्योंकि आज हमें पढ़नी है और साथ ही हम इस पे जो भी केस लॉज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टेट इमरजेंसी को देखिए राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टेट इमरजेंसी है या राष्ट्रपति शासन, तो दोनों का जो नाम है वो एक ही है, यानी स्टेट इमरजेंसी कहिए या राष्ट्रपति शासन कहिए, बात एक ही है। अब थोड़ा सा हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए ये जो आपातकाल है ये राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण लगाया जाता है ना। अनुच्छेद 356 में आपको इसका जिक्र मिलेगा। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 देखते हैं तो वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। अगर किसी राज्य में राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति को देखिए ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उस राज्य का शासन जो है अब संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उस किसी भी स्टेट का अगर जो शासन है वो इस तरीके से नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति जो है वो वहाँ पर इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। अब हम इसके पॉइंट्स, क्योंकि हम 356 डिस्कस कर रहे हैं तो हम एक एक करके इसके पॉइंट्स देखेंगे, कब तक के लिए लग सकती है, कितना इसका टाइम पीरियड है, वो सब हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट जान लेते हैं, जो ये कहता है कि ऐसी उद्घोषणा पर, यानी कि जब ये इमरजेंसी लगती है तो उस पर जो राज्य की सरकार है वो सभी या कोई भी कार्य है, जो भी स्टेट के कार्य हैं, वो राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में जो भी निहित शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती हैं। यानी कि जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो राज्य सरकार के पास जितने भी कोई काम है वो सब किसके पास चला जाता है, राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। पूरी जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाती है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है इसका वो ये है कि राष्ट्रपति ये घोषणा कर सकते हैं कि राज्य के विधानमंडल की जो शक्तियाँ हैं, जो लेजिस्लेचर की जो पावर्स हैं, वो संसद के द्वारा प्रयोग की जाएंगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब स्टेट इमरजेंसी लगती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर को ही सारी पावर मिल जाती है, तो विधानमंडल की जो शक्तियां हैं वो कौन यूज़ करेगा, वो पार्लियामेंट यूज़ करेगी। इस बात थर्ड चीज़ है, वो ऐसे भी उपबंध बना सकते हैं, जो प्रेसिडेंट है वो कैसे उपबंध बनाएंगे, ऐसे उपबंध बना सकते हैं जो राष्ट्रपति की उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी कर सकें। यानी कि जिस उद्देश्य से, जिस पर्पस से वो इमरजेंसी लगाई गई है जिस स्टेट में, ताकि वो पर्पस पूरे हो सकें, वो प्रभावी हो सके, इफेक्ट में आ सकें, इसके लिए भी प्रेसिडेंट जो है वो कुछ प्रोविजंस जो हैं बना सकते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं इसके अपवाद की तरफ। इसमें एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देखिए जब स्टेट इमरजेंसी लगती है 356 में, तो जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि विधानमंडल की सारी शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं और जो वैसी पावर हैं वो सब स्टेट से जाके प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती हैं। लेकिन इस चीज़ का एक अपवाद है। अपवाद ये है कि प्रेसिडेंट को उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा, उस राज्य के हाई कोर्ट में जो पावर्स होंगी उन्हें वो अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, ना ही उन शक्तियों को पूरी तरह से निलंबित कर सकते हैं। तो जो हाई कोर्ट के पास पावर हैं वो इमरजेंसी में भी बनी रहेंगी। बाकी जो पार्लियामेंट के पास जो पावर जाती हैं वो राज्य विधानमंडल वाली ही शक्तियाँ जाती हैं। लेकिन हाई कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास ही रहेगी। प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी लगने पर हाई कोर्ट की पावर को कम कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। अब हम इसके दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। इसका दूसरा खंड देखिए क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति उस उद्घोषणा को वापस भी ले सकते हैं और उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो जब इमरजेंसी लग जाती है तो उसमें परिवर्तन भी हो सकता है, उसको वापस भी लिया जा सकता है। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो ये कहता है कि ऐसी जब इमरजेंसी लगती है, जब स्टेट इमरजेंसी लगती है, तो संसद के वही दोनों सदनों के सामने रखी जाएगी, जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी में पढ़ा था कि संसद के हर सदन के सामने वो रखी जाती है। और यहाँ पर उसके पारित होने का टाइम है देखिए 2 माह, 2 मंथ्स का यहाँ पे टाइम दिया गया है कि 2 महीने के अंदर अंदर वो दोनों सदन में पारित होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि नेशनल इमरजेंसी में था कि अगर उसके दौरान एक सदन में पारित हो जाए या पारित होने के समय अगर लोकसभा का विघटन हो जाए, मान लीजिए लोकसभा विघटित हो जाती है
और राज्यसभा उसे पास कर देती है। तो जब नई लोकसभा का गठन होगा तो उस पे जो उसकी पहली बैठक होती है नई लोकसभा बनने के बाद, उस बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर वो पारित होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी 30 डेज का टाइम है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी में था, बिल्कुल वही सेम प्रोविज़न है। ये जो हमने लेकिन से यहाँ से पढ़ा है, ये बिल्कुल सेम प्रोविज़न है कि अगर पारित होने के समय राज्यसभा में पारित हो जाती है और लोकसभा का बाई चांस विघटन हो जाता है, तो जो नई लोकसभा बनती है उसके बनने की तिथि से जब उसकी पहली बैठक होगी, उस पहली बैठक से 30 दिन के अंदर उसका पारित होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसका ये कहता है 356 का, कि 6 महीने तक ही देखिए ये लागू रहेगी। वो भी 6 महीने तक ही लागू रहती थी जब हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ी थी। लेकिन मान लीजिए अगर 6 महीने के बाद भी हमें उसे लागू कराना है, इसे नेशनल इमरजेंसी के बाद, अब हम क्योंकि स्टेट इमरजेंसी पढ़ रहे हैं, नेशनल में भी हमने 6 महीने का टाइम देखा था और स्टेट में भी 6 महीने का टाइम है। अगर देखिए मान लीजिए उसे आगे बढ़ाना है, आगे लागू कराना है, तो दोनों सदनों में उसे पारित कराना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए ही ये लागू रहेगी। तो मैक्सिमम जो इसका टाइम है वो कितना है, 3 ईयर्स है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल जो है वो इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड है। 3 साल से ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी नहीं लग सकती। लेकिन फिर देखिए वही बात आ गई कि अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है और राज्यसभा इसे पारित कर देती है, पास कर देती है, तो लोकसभा जब बनती है उसके गठन से पहली बैठक जो होगी, उस पहली बैठक से 30 दिन के अंदर अंदर फिर से वहाँ पे भी पारित करानी हमें पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा का जो है वो तो विघटन हो गया। तो विघटन के बाद जब पहली बैठक होती है नई लोकसभा की, तो उसमें 30 दिन के अंदर हमें इसको पारित कराना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि 1 साल से ज़्यादा समय के लिए, अगर 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए ये आपातकाल को जारी रखना है, तो अगर हमें उसे जारी रखना है 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, तो किसी भी हमें सदन में उसे पारित कराना होगा। अब कब हम उसे पारित करा सकते हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए? जब, अब देखिए इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। जब ऐसे संकल्प को पारित कराते समय आपातकाल की घोषणा पहले से ही कहीं पे जारी हो, यानी कि जब हमें 1 साल से ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी को जारी रखना है तो वो तभी लागू होगा ये वाला संकल्प जब पहले से ही आपातकाल की उद्घोषणा जारी हो, और दूसरा जब चुनाव आयोग, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, वो इस बात का प्रमाण पत्र दे दे कि जो संबंधित स्टेट है, जिस राज्य में इमरजेंसी लगानी है, वहाँ की विधानसभा के लिए आम चुनाव कराने में कठिनाइयों के कारण आपात की स्थिति का जारी रहना ज़रूरी है। तो अगर ये 2 चीज़ें हमारे सामने हैं तो हम 1 साल से ज़्यादा इसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो पहले से ही उद्घोषणा होनी रहनी चाहिए, मतलब पहले से ही इमरजेंसी जो है वो लगी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसे इस बात का प्रमाण पत्र देना होगा कि जिस स्टेट में इमरजेंसी को 1 साल से ज़्यादा समय के लिए बढ़ाना है, वहाँ पे विधानसभा के आम चुनाव के लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उस आपात को लगाना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें जो हैं यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद अब देखिए 356 के बारे में कुछ और जान लेते हैं। 356 में ये कहा गया है कि ऐसी जो उद्घोषणा होगी वो राष्ट्रपति के समाधान के आधार पर ही की जाती है। ठीक, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जब हुआ 1976 में, तो उसके बाद जो अनुच्छेद 356 था उसमें एक परंतु जोड़ दिया गया था, जिससे इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि राष्ट्रपति के समाधान को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यानी कि राष्ट्रपति को इस बात का जब पता चलता है कि कहीं पर संविधान के उपबंधों के अकॉर्डिंग किसी स्टेट में शासन नहीं चल रहा है, उन्हें जब इस बात का समाधान हो जाएगा तभी स्टेट इमरजेंसी लगती है। और इस चीज़ को आप कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से तो ये चीज़ कर दी कि उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति को समाधान है या नहीं है। लेकिन बाद में क्या होता है कि 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 1978 में इस परंतु को फिर से निकाल दिया गया है ना, इसको निकाल दिया गया। जो जोड़ा था कि आप उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इसको निकाल दिया 44वें संवैधानिक संशोधन से, जिसके अनुसार राष्ट्रपति के समाधान का अब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति ने जो स्टेट इमरजेंसी लगाई है वो सही है, आधार हैं उसे लगाने के या नहीं है। यदि उद्घोषणा बिना किसी कारण के लगाई गई है तो कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दोनों ही अमेंडमेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ने परंतु को ऐड किया और दूसरे ने इस चीज़ को हटा दिया, तो अब इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब हम इससे रिलेटेड केसेस देखेंगे। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, जो इसका लैंडमार्क केस आप कह सकते हैं आर्टिकल 356 का, वो है एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के देखिए 9 जजेस की बेंच बनती है, और ये से आप एक ऐतिहासिक निर्णय भी कह सकते हैं, एक हिस्टोरिकल जजमेंट इसको माना जाता है 356 के लिहाज से। राष्ट्रपति के द्वारा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से 2 प्रश्नों पर राय ली गई। पहला,
क्या राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, यानी जो राष्ट्रपति शासन लगा है 356 के तहत जो इमरजेंसी लगाई गई है, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, इस बात की जांच की जा सकती है। और दूसरा, क्या पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान का एक आधारभूत ढांचा है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इन दो प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से जो है वो राय मांगी गई। अब इस मामले में होता क्या है, थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ मुद्दा था, उसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन कुछ स्टेट्स में सरकार को न्यायालय के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। यहाँ पे जो जो सरकारें थी उनको बर्खास्त कर दिया गया उस विवाद के बाद। और न्यायालय ने कहा कि जो आर्टिकल 356 है, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में जो की गई उद्घोषणा है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ जाता है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं। कोर्ट ने साफ कह दिया कि उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है जो स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है। और राष्ट्रपति के समाधान के लिए उपयुक्त कारणों का होना ही सबसे पहली शर्त है। सबसे पहली शर्त यह है कि जब स्टेट इमरजेंसी लगेगी तो उसके कुछ कारण होने चाहिए, कुछ उपयुक्त कारण होने चाहिए। बिना कारण के स्टेट इमरजेंसी नहीं लग सकती है। न्यायालय इसकी जांच भी कर सकता है कि क्या वे कारण मौजूद थे जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी, और कहा कि पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो इस तरह से इस केस में इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स को बिल्कुल क्लियर कर दिया। एक तो पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है, और दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगेगा उसका देखिए जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, कोर्ट इस चीज़ की जाँच कर सकता है। इसके बाद आता है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 356 के लिहाज से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयोग था। ये जब कमीशन बनाया था वो कुछ बातों की जांच के लिए बनाया गया था। तो सबसे पहले देखिए सरकारी आयोग में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस थे, न्यायाधीश थे रणजीत सिंह सरकारिया जी, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जो विशेष रूप से केंद्र और राज्यों के संबंधों पर चर्चा करने के लिए बनाया गया था। बेसिकली ये 356 के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो उनके संबंध थे, जो रिलेशंस थे, उन पर चर्चा करने के लिए बनाया गया था। आयोग ने कुछ सिफारिशें की थी जब ये आयोग बना था। सबसे पहले आर्टिकल 356 का जो विकल्प है वो अंतिम होना चाहिए। आयोग का कहना था कि जब 356 में इमरजेंसी लगानी है, स्टेट इमरजेंसी, तो तभी लगाएं जब हमारे पास कोई और विकल्प ना बचे। दूसरी चीज़, अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियों का जो प्रयोग है वो विशेष परिस्थितियों में ही हमें करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए कि हमारे पास और कोई विकल्प ही ना बचे, तभी हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा, राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। वही बात है बिल्कुल सेम जो ऊपर केस में कही गई है कि उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो इस तरह से ये जो केस था, इस केस में जो भी बातें हमने एसआर बोम्मई के केस में पढ़ी, वही सेम बातें आप इसमें सरकारी आयोग की सिफारिशों में देख सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी सिफारिशें थी जो इस आयोग ने की थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक वो 356 है, स्टेट इमरजेंसी है, तो सिर्फ मैंने वही सिफारिशें यहाँ पर ऐड की हैं। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा रामेश्वर प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच बनती है और 3-2 के बहुमत से ये कहा गया कि विधानसभा को भंग करने के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट की भी जांच की जानी चाहिए। जो राज्यपाल ने रिपोर्ट दी है प्रेसिडेंट को कि राज्य में अब संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो गया है, या संविधान के उपबंधों के अनुसार जो प्रावधान है वो नहीं हो रहे हैं स्टेट में, तो उस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए, उस रिपोर्ट की भी जांच होनी चाहिए। सत्यता की जांच किए बिना राज्यपाल की रिपोर्ट जो है वो उसकी व्यक्तिगत राय मानी जानी चाहिए। यानी कि ये सोचना चाहिए कि अगर हमने उस चीज़ की जांच नहीं की है, राज्यपाल जो रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, तो वो उनकी व्यक्तिगत राय मानी जाएगी, उनका पर्सनल ओपिनियन माना जाएगा इमरजेंसी लगाने का। तो इस केस में कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी। अब हम 356 के प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी में जब पढ़ा था तो उसमें हमने सारे इफेक्ट देखे थे कि क्या इफेक्ट होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं जब 352 लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है। लेकिन इस वीडियो में भी हम बिल्कुल ऐसे ही प्रभावों के बारे में जानेंगे। जब 356 लगती है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या उसका प्रभाव पड़ता है एक स्टेट पर। तो सबसे पहला प्रभाव हमें पढ़ना होगा यहाँ पे 353 में। अनुच्छेद 353 के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका है वो राज्य की कार्यपालिका को इस बारे में निर्देश दे सकती है कि वो अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस तरीके से करे। यानी कि जब यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर क्योंकि बड़ी हो जाती है और स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस तरीके से उस स्टेट को यूज़ करनी है, इस चीज़ का निर्देश जो है वो संघ दे सकती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो एक तरीके से यहाँ पे
अगर हम देखें तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, जो संघ है, जो यूनियन है, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे। दूसरा है संघ सूची के विषयों को छोड़कर विषय पर भी संसद को विधि बनाने की शक्ति मिल जाती है। आमतौर पे संसद संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, बट जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो संघ सूची के विषयों को छोड़कर वो एक तरीके से राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अब हम स्टेट इमरजेंसी से संबंधित इसका दूसरा इफेक्ट देखेंगे। दूसरा इफेक्ट जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब स्टेट इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है कि वो जो रिवेन्यू से संबंधित जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी रिवेन्यू वगैरह इकट्ठा होता है, जो आर्टिकल 268 से लेके 279 तक दिए गए हैं, उन सब में परिवर्तन कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो ये इसका दूसरा इफेक्ट हो गया स्टेट इमरजेंसी का। इसी तरह से तीसरे इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो अनुच्छेद 357 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल की जो लॉ बनाने की पावर है, उसका प्रयोग पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा जब स्टेट इमरजेंसी लगती है। और दूसरा है संघ और उसके अधिकारियों को शक्तियाँ और जो कर्तव्य देने का अधिकार है वो संसद और राष्ट्रपति में निहित हो जाएगा। यानी जो यूनियन और उसके अधिकारियों को शक्तियाँ देने का कर्तव्य का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास चला जाएगा और प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। तो ये इफेक्ट है हमारी स्टेट इमरजेंसी के। अब हमें थोड़ा सा कुछ और चीज़ें जान लेनी चाहिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो अब तक मणिपुर में लगा है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिहाज से। इसके अलावा जहाँ पे 10 बार राष्ट्रपति शासन जो है वो अब तक लग चुका है, जबकि पहला जो स्टेट है जहाँ पे राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा था वो पंजाब है, जिसमें साल 1951 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन वाला राज्य हो गया आपका मणिपुर, और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन वाला स्टेट हो गया आपका पंजाब। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये तो थी हमारी स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरी इमरजेंसी की तरफ, जो है वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, और ये हमें दिया गया है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये कहा गया है, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, ये दिया गया है 360, जो आर्टिकल 360 है उसमें हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है आर्टिकल 360 का कि अगर राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय साख संकट में है, तो वो घोषणा कर सकते हैं, यानी कि वो इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। जब उन्हें लगे कि कहीं पर भी पूरी इंडिया में या उसके किसी पार्ट में कहीं पर भी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी जो है वो क्रिएट हो गई है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही हैं, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो ये कहता है कि ऐसी उद्घोषणा भी वापस ली जा सकती है और उसे परिवर्तित भी किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। इसी में कहा गया है कि ऐसी उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी, जो दोनों सदन है संसद के उनके सामने रखी जाएगी। इसके बाद आता है इसी पॉइंट में, ऐसी उद्घोषणा देखिए 2 महीने के अंदर पारित होनी चाहिए। वही बात है जो हमने अभी स्टेट इमरजेंसी में पढ़ी थी कि 2 महीने के अंदर उसका पारित होना ज़रूरी है, लेकिन 2 महीने के अंदर वही बात कि राज्यसभा अगर पारित कर दे और लोकसभा का विघटन हो जाए तो नई लोकसभा बनने के बाद जो पहली बैठक होती है उसकी बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर इसका पारित होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे भी देखिए 2 मंथ का ही टाइम जो है वो दिया गया है। इसका थर्ड पॉइंट ये कहता है कि राष्ट्रपति उद्घोषणा के दौरान संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार कर सकते हैं, यूनियन की कितनी एग्जीक्यूटिव पावर होगी उसका विस्तार किया जा सकता है, और कुछ बजट में भी चेंजेस किया जा सकता है। तो बजट में परिवर्तन करना हो, उसमें कोई कमी करनी हो, ये सब भी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी कर सकते हैं, जो उनकी सैलरी वगैरह होती है उसमें कमी की जा सकती है जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। और राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में भी कमी कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे नोट करने वाली कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्ते में भी यहाँ पे कमी की जा सकती है। अब थोड़ा सा और हम इस फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ 1975, उसमें कहा गया
कि राष्ट्रपति की जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जो संतुष्टि है वो सबसे अंतिम है, यानी अंतिम रूप में सबसे फाइनली जो है वो प्रेसिडेंट को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, इंडिया या उसके किसी भाग में अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी हो गई हैं, जिससे निपटने के लिए इमरजेंसी लगानी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे जो अंतिम यहाँ पे बात की गई है वो प्रेसिडेंट के बारे में कही गई है। किसी भी कोर्ट में देखिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से इस प्रावधान को हटा दिया गया कि उसे कोर्ट में चैलेंज हम नहीं कर सकते, इस चीज़ को तो हटा ही दिया और कहा कि प्रेसिडेंट के समाधान की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो इसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। प्रेसिडेंट को जब इस बात का समाधान होना है कि कहीं पर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है, तो इस चीज़ का भी अब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। वैसे अब तक देखिए भारत में वित्तीय संकट घोषित नहीं हुआ है, ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में नहीं लगी है, लेकिन 1991 में वित्तीय संकट आया था लेकिन इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी। तो ये चीज़ हमें कुछ पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिहाज से इन चीज़ों को भी यहाँ पर ऐड किया है। और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में आपको बताया है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।